मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किया सम्मानित। एनएसए अजीत डोभाल की तारीफ में अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के हर फैसले में अजीत डोभाल। कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के पीछे डोभाल जी का बहुत लंबा अनुभव सिद्ध सलाह भी होता था। अमित शाह बोले, 2014 में पीएम मोदी ने पद संभालते ही सबसे पहले प्रधान सचिव नहीं बल्कि अजीत डोभाल को किया था नियुक्त। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। अजीत डोभाल का जैनजीज को संदेश, आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं, देश हित के बारे में सोचें। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि ये स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से प्रतिष्ठित लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब मंच पर अमित शाह ने उनको सम्मानित किया, उन्हें पारंपरिक पुनेरी पगड़ी पहनाई, एक स्मृति चिन्ह भेंट किया, एक चेक दिया और गीता रहस्य किताब की एक कॉपी भी दी। इस पुरस्कार के साथ ही अजीत डोभाल का नाम देश की उन महानतम हस्तियों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें पहले ये सम्मान मिल चुका है। लेकिन इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर एनएसए अजीत डोभाल की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के हर फैसले में डोभाल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि कैसे अजीत डोभाल से उनकी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री ने पद संभाला तो उन्होंने सबसे पहले कोई प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त नहीं किया, उन्होंने अजीत डोभाल को ही नियुक्त किया। आज अजीत डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी तारीफ में कही और कहा कि उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में योगदान दिया, राष्ट्र सुरक्षा में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। क्या कहा अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तारीफ में, सुनिए। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी अभी श्रीमान अजीत डोभाल जी को दिया गया, वो देने के लिए आया हूं। मैं तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजीत डोभाल जी को पुरस्कार देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका मिला। मित्रों, हमारे समाज जीवन में पुरस्कार को तमका मानते हैं, पुरस्कार तमका नहीं है। पुरस्कार एक लोगों को प्रेरणा देने का और लोगों के, बड़े लोगों के काम को एक्नॉलेज करने की एक पद्धति है। कोई व्यक्ति जब समाज के किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करता है तब वो व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो इससे आगे कई गुना आगे निकल जाता है। और समाज का दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि ऐसी व्यक्तियों का सम्मान करना। ऐसी व्यक्तियों का जब सम्मान होता है तब समाज के कृतज्ञ भाव का तो एक प्रकार से निर्वहन होता ही है, क्योंकि जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया उनको पुरस्कृत करना वो समाज का उत्तरदायित्व है। परंतु इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तित्वों के तरह जीने का भी कई सारे लोगों को प्रेरणा मिलता है जो ये परंपरा को निरंतर बनता है। और मैं मानता हूं कि आज
तिलक पुरस्कार जो अजीत डोभाल जी ने को मिला है, इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए काम करने वाले हर क्षेत्र के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान बनेगा। इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं फिर से एक बार अजीत जी को पुरस्कार देने के लिए और पुरस्कार देने के लिए मुझे बुलाने के लिए तिलक स्मारक ट्रस्ट का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं गुजरात में गृह मंत्री था, तब से अजीत डोभाल जी को जानता हूं। हमारे यहां एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मेरा अजीत जी से कोई परिचय नहीं था। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं और देश भर में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसकी जांच गुजरात पुलिस ने करनी चाहिए और आप अजीत डोभाल जी को बुलाइए और उनके साथ, आपके अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करिए। मुझे याद है मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था और उन्होंने जो टिप्स दी थी इसका परिणाम ये था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। और मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा, इसमें किसी को संशय नहीं। मोदी जी गुजरात में थे तब से चर्चा करते थे कि इस देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी का अभाव दिखाई पड़ता है। जब वो प्रधानमंत्री बने, मैंने पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और इनके कैबिनेट के साथी के रूप में बारीकी से देखा है। आज भारत की विदेश नीति रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति बनी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने सम्मान के साथ दुनिया में हमारा स्थान मजबूत किया है और मोदी सरकार ने ये जो अचीव किया है उसमें भी अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, एक युवा अधिकारी गढ़वाल से आकर शुरुआती कैरियर में ही केरल की इनकी कैडर छोड़कर आईबी के डेप्यूटेशन पर आना और फिर 72 से लेकर जब डीआईबी बने तब तक सतत आईबी के ऑफिसर के रूप में हर चुनौती जो देश के सामने आई उसके लिए इनको ही डीआईबी जो उस वक्त के थे उन्होंने नियुक्त किया। पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान में रहकर कई जगह पे इन्होंने एक अद्भुत योगदान देने का काम किया है, जिसका चित्रांकन और जिसका मूल्यांकन संभव ही नहीं, क्योंकि आईबी के जो अफसर करते हैं, जो उनकी ड्यूटी निभाते हैं, वो कभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं होती। पाकिस्तान में भी अजीत डोभाल जी ने 6 साल तक काम किया और बड़े क्रूशियल समय में काम किया। उसके बाद आईबी में उनको ऑपरेशन विंग में नियुक्त किया गया और मैं गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, मल्टी एजेंसी सेंटर देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी आज बना है। मोदी जी के आने के बाद 19 के बाद हमने उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित भी किया है और एक नया अवतार भी आज के समय के रूप में लाए हैं। परंतु
मैक के स्थापक अध्यक्ष अगर कोई था तो अजीत डोभाल जी थे। उन्होंने ही मैक की नींव, मजबूत नींव रखने का काम किया। 2004 में डीआईबी बने और डीआईबी बनने के बाद 2005 में वो सेवानिवृत्त हुए। मित्रों, उसके बाद भी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से भारत की विदेश नीति, भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की बाहरी सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार वो अनेक सालों तक काम करे। 2005 से 14 का विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल, और वहां पर जो चिंताएं की गई, चर्चाएं की गई, जो निष्कर्ष पर पहुंचा गया, वो निष्कर्ष सारा रिजोल्यूशन में और किताबों में बंद था। मगर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अजीत डोभाल जी को उन्होंने एनएसए बनाया और जो भी मंथन हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम कर दिया। अजीत डोभाल जी को हम एनएसए के रूप में जानते हैं, मगर हम नहीं जानते क्योंकि ऐसी चीजों का प्रचार नहीं होता है। मगर आज मौका भी है, दस्तूर भी है। अजीत डोभाल जी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक एनएसए रहने का सम्मान भी श्री अजीत डोभाल को जाता है। और उन्होंने अनेक दृष्टि से भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के पीछे डोभाल जी का बहुत लंबा अनुभव सिद्ध सलाह भी होता था। और बहुत, मैं एक वाक्य में भी कहना चाहता हूं, हमारी सेना की सुरक्षा क्षमता और आक्रामक क्षमता को आमूल चूर परिवर्तित करने का काम ये 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब मुझे ट्रस्ट का फोन आया कि श्री अजीत डोभाल जी को हमारी कमेटी ने इस वर्ष के तिलक पुरस्कार के लिए चयन किया है, अगर आप आ सकते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। मैं कहूँ आपको तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा मुझे मालूम नहीं है, मगर डोभाल साहब को पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जरूर आऊंगा। तो साफ तौर पर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अजीत डोभाल ने भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। अपने संबोधन में अमित शाह ने यह भी कहा कि इस सभागार में लोकमान्य तिलक की धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती और पेशवाओं की इस पुण्य भूमि पर हमने एक सच्चे और जन्मजात देशभक्त का सम्मान किया है। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई, लेकिन उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस सम्मान के लिए सबका धन्यवाद दिया और इसी के साथ जैनजीज को एक बड़ा संदेश एक तरीके से अजीत डोभाल ने दिया और ये साफ कर दिया कि आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं, देश हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में युवाओं को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा मजबूत नेतृत्व मिला है। भारत इस समय आंतरिक बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए कई विरोधी ताकतें उसकी तरक्की से परेशान हैं। ऐसे समय में हर नागरिक को सबसे पहले सिर्फ देश हित के बारे में सोचना चाहिए। आजादी का सही मतलब समझना होगा युवाओं को। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई। क्या कहा, जरा सुनिए। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ
लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि ये स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले। ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। साथियों, उनके योगदान को समझने के लिए हमें टाइम क्लॉक में पीछे जाना पड़ेगा। कैसा समय था, हल्की हल्की, अब कहते बड़ी प्रॉब्लम्स थी, शायद ये नहीं था। आजकल के लोग जो अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इन राइट्स को अगर हम मिसयूज करेंगे तो शायद जिन लोगों ने इन राइट्स के लिए अपना इतना सर्वस्व त्याग किया, उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। हिंदी में पहला गद्य साहित्य में एक नाटक लिखा गया, उसका नाम था भारत दुर्दशा। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी में गद्य लिखने की परंपरा शुरू की थी, उससे पहले पोइट्री थी, कविताएं लिखी जाती थी, साहित्य के अंदर में गद्य लिखने का वो नहीं था। एक दो पहले प्रयास हुए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसको यदि आप पढ़ें, उसमें उन्होंने एक चित्रण किया है कि भारत की क्या अवस्था थी, कितनी यातना थी, कितनी वेदना थी, कितना अत्याचार था, और उसके बाद भी किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस अत्याचार में अंग्रेजों का वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश के भी एक वर्ग था जो शायद इस बात को नहीं समझता था कि देश की स्वतंत्रता और उसके लिए वो अपने निज स्वार्थों के लिए उसका अपोजिशन करते हैं या उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चाहे वो छोटे जमींदारी थी या रजवाड़े थे, ये थे, उन इलाकों में तो और भी अधिक होता। भारत की उस दुर्दशा के काल में देश के विभिन्न भागों में एक वो शुरू हुई, लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रारंभ हुई एक स्ट्रीम, वो महाराष्ट्र में थी, और जिसका नेतृत्व जो है वो लोकमान्य तिलक जी ने किया। उन्होंने केवल ये नारा नहीं दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा,
ये उनका सिंहनाद था। ये एक नए इतिहास की रचना का एक बड़ा विजन था और इसमें महत्वपूर्ण स्पष्टता ये तो था ही कि मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उससे बड़ा जो वाक्य जो क्लॉज था वो ये था, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये धारणा जो थी उनकी, ये विश्वास जो था उनका और ये मनोबल जो था उनका, वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक का ऐसा ही मनोबल बने कि मैं इसे लेकर ही रहूंगा। हमें बताया गया है कि आज भी वो बात प्रासंगिक हैं। यदि अगर वो आज होते तो क्या कहते, तो हमें क्या नया स्लोगन देते, एक नया युद्ध घोष देते, तो शायद वो कहते कि भारत को सशक्त और विकसित बनाना मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है और मैं इसे करके ही रहूंगा। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बड़ी बात कही गई थी कि वो लोकमान्य तिलक जी का ये विचार था कि जब तक जनता के अंदर में वो विचार नहीं आए, वो सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, राष्ट्र भाव का सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, जहां पर आप अपनी सभी इच्छाओं को गौण करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझे, तब तक राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की सुरक्षा संभव नहीं होगी। देखिए, हम लोग स्ट्रैटेजी में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो काफी कंफ्यूजन होता है, कई रास्ते दिखाई देते हैं, कौन सा सही है, एक भ्रम की दशा में होती है। तो उसे हम कहते हैं वेड एनालिसिस, कि जीवन के अंदर में अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं तो सभी की होती है और हम सभी इंसान हैं तो सभी तरह की होती है, लेकिन हम वेड एनालिसिस करते हैं, वाइटल क्या है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। और यदि राष्ट्र सेवा हमारे लिए वाइटल है, अगर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना हमारे लिए वाइटल है, तो उसके सामने सारी इच्छाएं जो हैं वो गौण हो जाती हैं। एसेंशियल और डिजायरेबल वो होती हैं, वो गलत नहीं होती, शायद उसका कुछ लेजिटिमेट वो भी हो, परंतु क्योंकि वह नेशनल इंटरेस्ट के आड़े आती हैं, तो हम उस किसी राह में नहीं जाएंगे जो कि हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, चाहे मेरा उसमें निजी फायदा हो, चाहे उसमें मेरे वर्ग का, मेरी गांव का, मेरे जाति का कुछ भी हो, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में नहीं है तो वो मेरे हित में नहीं है। आज अगर हम लोकमान्य तिलक जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक नया संकल्प ने, एक नए भारत को बनाने के लिए, इसे शक्तिशाली करने के लिए, तो हमारे लिए शायद ये हम एक नए इतिहास का निर्माण करें। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए, एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए, अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है
कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता, वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूं उन्होंने हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा भाषण अजीत डोभाल का रहा, जिसमें उन्होंने युवाओं को बड़ी सीख देते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को आजादी का असली अर्थ जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मान लेते हैं कि आजादी का मतलब मनमर्जी या कुछ भी करना है, जबकि ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ कहा कि जो रास्ता राष्ट्रहित के खिलाफ हो, उस पर कदम भी नहीं बढ़ाना चाहिए। भारत को शक्तिशाली बनाना हम सभी का पहला कर्तव्य है। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई। अगर मैं अजीत डोभाल की बात करूं तो सब जानते हैं कि वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और कितने बड़े बड़े ऑपरेशन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। बता दें कि केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल हैं। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए पाकिस्तान में अंडरकवर मिशन और मिजोरम में शांति समझौता कराने वाले डोभाल शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र पाने वाले देश के पहले पुलिस अधिकारी भी हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।